हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम एनसीईआरटी। आज हम अपने क्लास का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, सिविक्स का 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर विविधता की समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। ठीक है, हम अपनी डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे भारत में डाइवर्सिटी किस किस टाइप की है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो आज हम ये हमारे चैप्टर है। ओके, तो विविधता में एकता हम क्या पढ़ रहे थे? हमने लद्दाख के बारे में पढ़ लिया था, राइट। अब आज हम केरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, केरल पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज। केरल में भौगोलिक स्थिति कैसी है, ठीक है, और जो बाकी वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ की भाषाएं कैसी हैं, ये सब हम समझेंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग, अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो आप ऐसे ही सुनते जाइए, फिर आप अपनी बुक पढ़िए, उसके बाद आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलिए। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। आपको मैप भी कराया गया होगा क्लासेस में, नहीं भी कराया गया है तो आप उन लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मैप कराना है, तो मैं आपको मैप करा दूँगी। ठीक है, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे ये हमारा भारत है ना, हमारा भारत का ये दक्षिण ये स्थिति है ना, ये यहाँ की, तो ये हमारा दक्षिण हो गया, इधर हमारा पश्चिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केरल स्थित है, इधर। ओके, केरल आपका इधर है, स्थित है। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है, बसा हुआ राज्य है। ये हमारे भारत का एक राज्य है। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम पता करते हैं। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ ये समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। ठीक है, आपको केरल के बारे में पूछेंगे तो आप बताएंगे केरल के बारे में, ठीक है, कि एक तरफ से समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, ठीक है, जो पहाड़ियों की तरफ, जो पहाड़ी इलाका है ना, ठीक है, उन पहाड़ियों में क्या क्या मिलता है? मसाले मिलते हैं, विविध प्रकार के मसाले मिलते हैं। ठीक है, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन मसालों के कारण यह एक व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना हुआ है। यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ठीक है, ये भी आपके ऑब्जेक्ट में आ सकता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में आ गया कि सबसे पहले कौन से व्यापारी आए थे केरल, तो अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे सबसे पहले। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। ठीक है, ऐसा क्या माना जाता है? ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो ईसाई धर्म का श्रेय किन को जाता है? कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस तो बहुत छोटे छोटे बन सकते हैं। आप अंडरलाइन करके और अपने नोट्स बनाते जाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चैप्टर में। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। ठीक है, ठीक है, ये 2000 साल पहले यहाँ आए थे। तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, इब्न बतूता जी जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने ये लिखा था कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत इज्जत है। और आगे पढ़ते हैं। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे। पुर्तगालियों ने, जो वास्को डी गामा थे ना, वो वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, जो वास्को डी गामा थे वो जहाज़ से यहाँ पहुँचे थे, तब पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था।
ठीक है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू व बौद्ध धर्म शामिल हैं। ठीक है। जो हमारा केरल है ना, इसमें विभिन्न धर्मों का पालन किया जाता है। यहाँ पे विभिन्न धर्म पाए जाते हैं। ठीक है, इनके ऐतिहासिक प्रभावों के कारण, जिसमें कौन कौन से धर्म में यहूदी, इस्लाम है, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है, चीन के व्यापारी भी केरल आए। ठीक है, जो चीन के व्यापारी थे वो भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, उन्हें चीना वाला कहते हैं। ठीक है, अब चीन के जो ये है ना जाल, उनको चीना वाला कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन में, आपकी क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति वहाँ हुई होगी। ठीक है, इसमें चीन शब्द इस बात की इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति वहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो जो केरल है ना, केरल की उपजाऊ जमीन किस चीज़ के लिए? चावल की खेती के लिए उपयुक्त है, बहुत उपयुक्त। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ये तो हो गया आपका केरल का। ठीक है, केरल में अभी और बचा हुआ है इतना। ठीक है, ये भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। यहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वहाँ हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। देखिए चीन, क्या पढ़े थे हम? इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। देखो केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग हैं। किस किस की? केरल की और लद्दाख की। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। सांस्कृतिक प्रभाव एक ही तरीके का है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। ठीक है, दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती, ठीक है, जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई। ठीक है, जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई। ठीक है, मसालों की खेती केरल की भौगोलिक स्थिति की वजह से संभव हुई। वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। ठीक है, जो लद्दाख की भौगोलिक स्थिति थी वहाँ पे ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। ठीक है, इस तरह में क्या पता चलता है? किसी भी क्षेत्र का सांस्कृतिक जीवन और उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। जो विविध संस्कृतियों का जो प्रभाव है केवल कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ठीक है, वर्तमान में भी हम यही करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ही जाकर अपना व्यापार हर चीज़ करते हैं। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ना। ठीक है।